हम लोग आज पढ़ते हैं राज्यसभा के विषय में। ओके। और राज्यसभा के विषय में अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करें, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और राज्यसभा को उच्च सदन के साथ साथ इसका अगर आर्टिकल याद करना हो, कैसे याद करेंगे? सरला, सा र ला। सा से संसद, संसद का वर्णन 79 आर्टिकल में, राज्यसभा का वर्णन 80 आर्टिकल में, लोकसभा का वर्णन 81 आर्टिकल में। ओके। तो सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा, इस प्रकार से तीनों आर्टिकल तैयार हो गए। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? तो 250 हो सकती है। अधिकतम इसमें सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। और अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कितने 338 अगर कहा जाए स्टेट, 238 है सर। हाँ 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने 238 और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल कितने हो गए? 238 और 12 250, 250। आगे हम कहें जो ये वर्तमान में 12 मनोनीत, वर्तमान में क्या है संख्या इनकी? 245 है, जिसमें से 12 मनोनीत हैं और 233 निर्वाचित हैं। और जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, तो किस किस क्षेत्र में अग्रणी होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, और कोई विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा उनको, तो उनको किया जाएगा। ठीक है। तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और विशेष या व्यवहारिक ज्ञान में अग्रणी होने चाहिए, तभी किया जाएगा। और राज्यसभा के प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होता? उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ओके। किसी राज्यसभा के जितने, जैसे यूपी राज्यसभा है, यूपी के राज्यसभा में जो इसमें सदस्य होंगे, जो मतलब कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, इनका निर्वाचन कैसे होगा? यूपी विधानसभा के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य होंगे, वो राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे यूपी के राज्यसभा के। ओके। जो जिस राज्यसभा, मतलब जिसका विधानसभा, जिस राज्यसभा का विधानसभा जो लगता होगा, वहां के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ओके। तो कैसा हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना। आगे कहें कौन सी प्रणाली अपनाते हैं जब इनडायरेक्ट होता? क्या होता है? प्रतिनिधित्व प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाते हैं ना। और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। वैसे मुझे लगता है ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, केवल क्वेश्चन करना था। एक बार हम इसको पढ़ा चुके चैप्टर। इसका कभी विघटन नहीं होता है। यह एक स्थायी सदन है, क्योंकि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। मतलब निकाले नहीं जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। ओके। फिर इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक सदस्य 6 साल तक रहेगा, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। यानी कि कहें, अगर कहा जाए 2 2 2, देखो यहां तक आते आते 6 साल इसका पहले वाले पूरा हो गया होगा ना। अब अगर 2 आगे जाएगा तो यहाँ वाले टर्म का जो ये यहाँ पे जो 1/3 सदस्य होगा, इसका भी 6 साल पूरा हो गया। ओके। तो 1/3 सदस्य हर दूसरे साल निकाले जाते हैं। और एक सदस्य का समय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। ओके। और इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति होता है, जिसको सभापति कहते हैं। ओके। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कब? जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन और भत्ता उसे नहीं मिलता है। ठीक है। कह रहा है कि जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब उसे सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। तब उसे जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, वही वेतन उसको दिया जाएगा। क्लियर? आगे कह रहा है राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनता है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सभापति किसको देगा? उपसभापति को। और उपसभापति किसको देगा? सभापति को देगा। ओके। फिर आगे उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटाई जा सकती है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत के पद से हटाई जा सकती है। कह रहा है उपसभापति को अगर हटाना होगा तो क्या करना होगा? मैंने आप लोगों को बताया था, उपराष्ट्रपति को हटाने
उपसभापति को अगर हटाना होगा तो राज्यसभा केवल बहुमत से पारित कर दे, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। और जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उसके कर्तव्यों का पालन करता है, ठीक है। जब सभापति का पद रिक्त होगा तो उपसभापति गद्दी पर बैठेगा। आगे कहें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति के रूप में ये कार्य नहीं करेगा, पीठासीन अधिकारी उस समय नहीं होगा, ओके। जब उपराष्ट्रपति पर ब्लेम कर दिया गया है कि आपको हटाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है, तो उस समय वो सदन में तो भाग लेगा लेकिन वो पीठासीन अधिकारी उस समय नहीं होगा, ओके। आगे कहें, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात पे करते हैं और 2003 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधित किया गया और संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये नहीं कि राज्यसभा का जो जिस राज्य का हो वहीं का चुनाव लड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा व्यवस्था किया गया कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे जो क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वह किसी राज्य के संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता में हो, ठीक है। कह रहा अगर संसद मतलब पूरा मतलब मान लो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लड़ सकता है, ओके, राज्यसभा के लिए। फिर कह रहा है संसदीय क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मतदाता सूची होगी उसमें चाहे उसका लिस्टिंग में नाम हुआ तब भी वो लड़ सकता है। फिर कह रहा है आगे, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकांकी पावर है। स्पेशल पावर देख लो, ये आर्टिकल अगर कहा जाए किसको स्पेशल दिया गया है, राज्यसभा को। 312 आर्टिकल राज्यसभा को क्या कहता है कि आप अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करोगे। ये स्पेशल पावर है किसको, राज्यसभा को। एक ये स्पेशल पावर है। अभी एक आर्टिकल आगे और आएगा। फिर कह रहा है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीन जगहों का संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। कहाँ कहाँ के, दिल्ली के, पुडुचेरी के और जम्मू कश्मीर के। फिर कह रहा भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए और राज्यसभा दोनों की सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया। अगर आएगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में ऑलरेडी थे। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 349 के तहत, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, कितने उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई कानून किसके पास दे दिया, संसद के पास, कि आप इस पे कानून बनाइए, तो संसद उस पे कानून बना सकती है ऐसे मामलों पर। क्लियर। फिर कह रहा है परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। जो मतलब बनाया जाएगा विषय पर, जो जिस विषय पर कानून बनाया जाएगा वो कानून 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, ओके। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 350, आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय में उल्लिखित विषयों पर संपूर्ण क्षेत्र अधिकार होता है। कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति, ध्यान ये देना है जिस समय आपातकाल लगा होगा उस समय तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन जैसे आपातकाल समाप्त हो गया तो समाप्त होने के 6 महीने तक ही वो जो नियम कानून होगा वो बना रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों के कानून बना सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखना कौन से आर्टिकल में है, 252, ओके। फिर कह रहा है 253 क्या है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी कानून को बनाने का अधिकार, संसद चाहे तो बना सकती है कोई भी कानून। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है ना पहला क्वेश्चन।
राज्यसभा की अगर निश्चित सदस्य संख्या की बात करें तो कितनी है? 250 है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? इसमें क्वेश्चन में दिया है राज्यसभा में सदस्य होते हैं 280, जिनमें से 20 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नहीं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 250 सदस्यों की संख्या होती है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। और आगे कहें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन कौन सा कथन सही है। फिर कह रहा है पहला कथन कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर बता रहा है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। फिर कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, संसद में राष्ट्रपति भी तो होता है। ठीक है, तो वो भी गलत हो गया। आगे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कहां से? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कहां से चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं से, राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभाओं से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है। 2 वाला गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन जिसमें जिसमें है वो सब गलत हो जाएंगे। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी बचा क्या? 1 और 3। तीसरा क्या दिया था? प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यही आंसर सही हो गया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर देखिए, कथन दिया गया है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी है। ठीक है, 2 साल बाद कर दिए जाते हैं तभी तो उसका विघटन नहीं होता, ऐसे आते जाते रहते हैं। फिर कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, सही है कि नहीं? यही तो सही है ना। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा के चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा के चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। फिर कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होती, इसीलिए कहते हैं। अगला कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। कह रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है ना। वैसे तो नहीं होता उसके, क्योंकि तो सदस्य नहीं ही होते होता है, समाप्ति के विषय में नहीं होगा। ठीक है, समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा, क्योंकि विघटित ही नहीं हो सकती है। फिर कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किसी को नहीं प्राप्त है ना, राज्यसभा भंग ही नहीं होती है। फिर आगे फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन राज्यसभा से संबंधित कथनों पर विचार करना, सही कथन बताना। ये कभी विघटित नहीं होती है, सही है। इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं इनको। ठीक है, फिर राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुने ही नहीं जाते हैं और जनता का इसमें भागीदारी ले, जनता नहीं लेती। ठीक है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा अपने किसी सदस्य को यथाशीघ्र सभापति चुनती है। सभापति क्या ये चुनते हैं? सभा तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, तो ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का महान्यायवादी को राज्य
सभा में बोलने का अधिकार नहीं है, वो दोनों शब्दों में बोल सकता है ना। बोल सकता है, वो तो अधिकार है। ठीक। अगला कह रहा है राज्यसभा कैसे भंग होती है। भंग ही नहीं कब होती। राज्यसभा भंग होती, भंग ही नहीं होती कभी हम्म, ना। तो कौन सा हो हम्म। जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर कह रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, उपयुक्त में से नहीं, किसी के द्वारा नहीं भंग की जाएगी। फिर कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 12। सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, 12। 12 सदस्यों को 12। करता है। अब राज्यसभा के विषय में विशेषताएं पूछ रहा है, कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर हम्म। कह रहा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य के मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान हाँ। नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई अच्छा। प्रावधान नहीं है ना। फिर कह रहा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित ना करता हो, तीसरा तो सही है। फिर कौन सा ऑप्शन सही हो हम्म। जाएगा, बी। बी। अब दिमाग में आ रहा है कि राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अभी मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव में जब किया था, उसमें बताया था चाहे वो लोकसभा में। पंजीकृत नहीं, उसमें यह है कि हो सकता है पंजीकृत हो भी, और हो सकता है यहाँ का ना हो, वो संसद की सूची में पंजीकृत हो। ठीक है, मतलब कोई भी राज्यसभा क्षेत्र से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, हम्म। तो ये जो दिया है कि राज्य की मतदाता सूची में, यही गलत हो गया है। राज्य की मतलब मतदाता सूची में होगा तब भी ठीक है, इसके साथ साथ अगर संसदीय मतदाता सूची में होगा तब भी ठीक है। ओके, लेकिन किसी भी राज्य का जो व्यक्ति है वो कहीं से भी लड़ सकता है, यानी कि चुनाव। हाँ कहीं का भी लड़ सकता है। फिर आगे कह रहा है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित आयु 30 वर्ष है। 30। फिर अगला कह रहा है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस। नरगिस दत्त। ओके, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी। आगे वो कहें तीन अगले मई क्वेश्चन की तरफ। 1981। हम्म, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा है राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना नहीं सकती, ये गलत लिखा है कि ऐसे कंडीशन बना नहीं सकती। फिर कह रहा है देखो क्या, पहला राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्र हित में है। राज्यसभा के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्र हित में है। फिर कह रहा है दूसरा देखते हैं, राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों को संकल्प पारित करना होगा, यही तो पढ़े थे ना। हम्म। लेकिन 2/3 सदस्य का नहीं, ये नहीं पढ़े थे। देखो राष्ट्र नहीं। सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि केवल राज्यसभा ही बना सकती है। ठीक है, जो राष्ट्र हित का विधि होगा वो केवल राज्यसभा ही। आर्टिकल 249 को स्पेशल पावर देता है, और आर्टिकल 249 क्या कहता है, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों से ऐसा संकल्प पारित करे कि राष्ट्र सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, तो संसद उस विधि को बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत और किसी भाग के लिए बनाई जा सकेगी। राष्ट्र सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्र हित की विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित होने के उपरांत संसद बनाती है, ना कि केवल राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें देखो क्यों ये गलत हो गया। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कहा है ना, संसद के बारे में सही नहीं है। इसमें दिया था राष्ट्र सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्र हित में केवल राज्यसभा भी बना लेती है, नहीं, राज्यसभा नहीं बनाती। ये प्रस्ताव जाता बाद में कहां से, संसद के पास। ओके, जो कानून बनाना होगा राज्यसभा 2/3 बहुमत से जब पारित कर देगा राष्ट्र हित से संबंधित ये कानून, अब कहाँ जाएगा, किसके पारित होने के लिए, संसद के पास जाएगा। ठीक है, तो यहां सिर्फ कह दिया केवल राज्यसभा बना लेती है, इसीलिए गलत है। ओके, फिर क्या हुआ, त्यागी मैम कुछ बोल रही थी। नहीं। ओके, आगे कहें राष्ट्रहित में भारत के संसद राष्ट्र सूची के विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प पारित हो किससे। अभी मैंने बताया था राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ना, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। फिर ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, 249। फिर आगे को आ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा राज्यसभा में धन विधेयक को
या तो स्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति नहीं है। अस्वीकार करने का और या संशोधित करने का शक्ति धन तो है विधेयक ना, को उसको तो नहीं, वो संशोधित भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है। ठीक। और फिर कह रहा है राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। दोनों सदनों से होना चाहिए ना अनुदान की मांगों पर मतदान। ओके। फिर आगे कह रहा है हालांकि ध्यान देना, जो धन विधेयक है, राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। जो राज्यसभा है उसको धन विधेयक में ना तो वो अस्वीकार कर सकती है, ना तो उसमें कोई संशोधन कर सकती है। हालांकि अपने विचार को या अपनी सिफारिश को वो लोकसभा में प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, ऐसा कर दिया जाए, लेकिन उस प्रस्ताव में संशोधन खुद नहीं कर सकती है। ओके। आगे कह रहा है किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर राज्यसभा को प्रेषित किया जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाता है। सही है ना, कथन सही है। कह रहा धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, लेकिन कथन का अर्थ सही है, लेकिन व्याख्या ऐसा कुछ है। बताइए कथन सही है। कथन फिर से पढ़िए। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने, मतलब राज्यसभा में गया है, पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी चाहिए। 14 दिन के अंदर मतलब उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, जो राज्यसभा सिफारिश दिया होगा, चाहे वो स्वीकार करे और चाहे उसे स्वीकार ना करे, वो उसकी इच्छा है लोकसभा की, ना उसकी सिफारिश को। तो ये कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है राज्यसभा में नहीं आ सकता डायरेक्ट, वो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक 112 आर्टिकल। फिर आगे कह रहा है 110 है कि 112 धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है, बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में। फिर राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। मतलब कह रहा है कि अगर धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन ही करना चाह रही है, संशोधन करती है, तो होगा क्या, क्या उसे पारित मान लिया जाएगा। देखो, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करने या स्वीकार करने, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करने या स्वीकार करने या विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो ये ऑप्शन सही हो गया ना, स्वीकार भी कर सकती है लोकसभा उसकी बातों को, अस्वीकार भी कर सकती है या आगे की कार्यवाही भी कर सकती है ना। फिर बात समझ में आई कि नहीं। अगला पॉइंट कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से है। मतलब कह रहा है कि लोकसभा को ज्यादा पावर है, राज्यसभा को कम पावर है। किस मामले में, धन विधेयक में। धन विधेयक में। ओके, अब देखिए इसमें ऑप्शन कई सारे हैं। कह रहा है 1 2 3 इसका सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये तो राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया ना। और बाकी तीनों मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में या धन विधेयक के निस्तारीकरण या संशोधन के संबंध में या धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण, ये तीनों लोकसभा से स्टार्ट होता है। लेकिन जो अखिल भारतीयों का सृजन है, ये आर्टिकल 312 में बताया गया है, ये राज्यसभा ही करती है ना, ये इसकी अनन्य शक्ति है राज्यसभा की। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। लोकसभा की अनन्य शक्ति की बात कर रहा है। आपातकाल की उद्घोषणा करना है कि नहीं है,
आपातकाल की राष्ट्रपति उद्घोषणा बना का सकता है। समर्थन करना। हम जानते हैं आपातकाल जो होता है दोनों सदनों में पारित होना चाहिए ना, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, और चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, दोनों सदनों के 2/3 किसी में 2/3 में किसी साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। क्लियर? जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदनों से, और दोनों लगते हैं तो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके। फिर दूसरा कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा, तो यही सही हो जाएगा ना। ये अनंत शक्ति है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये कहाँ पारित होता है? मंत्रिपरिषद बैठती कहाँ पर है? लोकसभा में। लोकसभा। तो लोकसभा में ही तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ओके। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? संविधान द्वारा किसको? राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं कौन सा अधिकार? पहला कह रहा है, देखते हैं राज्यसभा को प्रदत्त अधिकार कौन सा है। बी ऑप्शन कह रहा है सही। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्तावित करना। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये तो राज्यसभा का ही प्रदत्त अधिकार है ना। अभी पढ़ा था आर्टिकल कौन सा? 312। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो, दे दिया है कि अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंधित बनाने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को देता है? तो आर्टिकल 259। ठीक है, कि संसद किसके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? 249 आर्टिकल में वर्णित है। ओके। फिर आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? 312 आर्टिकल, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही अनन्य अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा कि लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? जो राज्यसभा कर सकती है वही लोकसभा भी कर सकती है। बताओ, संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तभी होता है ना, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? कह रहा कोई, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो होगा क्या? बताइए। अगर राज्यसभा में सरकार गिर गई तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा? ऐसा तो नहीं है, ये तो सेंट्रल में होता है। संसद भंग हो जाएगी? नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है ना, ऐसा कुछ है? नहीं। राष्ट्रपति शासन हम जानते हैं जब आंतरिक विफलता होता है तब लगता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सरकार होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्यसभा कभी पराजित हो जाए तो सरकार का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और वैसे राज्यसभा कौन पराजित होगा? जब 1/3 सदस्य बार बार टर्मिनेट हो रहे हैं तो पराजित क्यों होंगे? ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची का सही कह रहा है राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में दिया गया। ओके। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कह रहा है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये अभी आपको नहीं याद करना है, आगे इसका क्वेश्चन जब इलेक्शन हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा का एक साथ देख लेना। ओके। आगे कह रहा है फिर वही क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आवंटित संस्थान के विषय में कह रहा है किसके आवंटित स्थान के बराबर है, तो अभी नहीं देखना हम लोगों को, इसको करंट डाटा देख के करना है। फिर आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर वही है उसी से रिलेटेड, केवल सीटों की संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगला भी क्वेश्चन सीटों की संख्या पर निर्धारित है। ये सारे क्वेश्चन इधर के जितने भी हैं ये संख्या पर निर्धारित क्वेश्चन ये सब हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन भी तो आपको सीटों की संख्या पता होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी सीटें कहाँ पर है और लोकसभा में, किसी भी तरह से इसको याद कर लेना। फिर आगे फिर दे रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य सबसे कम संख्या कहाँ पर है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सबसे कम संख्या कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ओके। फिर कह रहा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तावित प्रतिनिधित्व प्राप्त है किस कहाँ पर? संसद के दोनों सदनों में ना, यूनियन टेरिटरी के लोग दोनों में शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। फिर आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बताइए सही है कि गलत? सही है कि गलत? ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं, और उपसभापति देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदस्य नहीं होता है। वो तो उपराष्ट्रपति होता है। हाँ, इसमें क्या दिया है? राज्यसभा का सभापति, और लेकिन उपसभापति तो होता है ना। उपसभापति तो होगा। उपसभापति को राष्ट्रपति उसी सदन में सीट पे चुनता है। हाँ, उपसभापति को तो सदस्यों में से ही चुना जाता है। हाँ, ठीक है। फिर अगला दिया था, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को भाग लेने का अधिकार नहीं है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला तो हो गया सही, ठीक है, पहला वाला सही था, गलत था। दूसरा वाला क्या कह रहा है? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उनको नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें तो मतदान करने का अधिकार है। और बताया गया था कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होगा तो उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। फिर कह रहा है अध्यक्ष उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का। राज्यसभा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। फिर वही क्वेश्चन राज्यसभा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। फिर कह रहा है राज्य का चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? भारत का उपराष्ट्रपति। फिर कह रहा क्वेश्चन राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो ये क्वेश्चन अब हो गया जगदीप धनखड़ है प्रेजेंट टाइम पर, इसलिए हो गया है डिस्प्यूट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? सी ऑप्शन 1952 में किया गया। ठीक है, कब? 13 मई 1952 को किया गया। फिर करा निम्नलिखित कथनों में राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कह निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन है वो? कह रहा है मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होंगे। मंत्री तो लोकसभा में ही बैठते हैं ना, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, आगे ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब संसद का जो कार्य संचालन और प्रक्रिया है उसके विषय में है। तो